वेरी गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th में नेत्र के बारे में। और मानव नेत्र में हमने इससे पहले की 3 क्लास ले ली थी। आज हमारी चौथी क्लास है और 4th क्लास में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की क्रियाविधि के बारे में। ह्यूमन नेत्र की क्रियाविधि किस प्रकार से होती है उस बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मानव नेत्र की क्रियाविधि होती है उसको हम निम्न 3 बिंदु के अंतर्गत समझेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, मानव नेत्र की क्रियाविधि निम्न प्रकार से समझ सकते हैं। मानव नेत्रों की क्रियाविधि, वैसे जंतुओं में सभी में इसी प्रकार की होती है। मानव नेत्रों की क्रियाविधि निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। क्रियाविधि निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से निम्न बिंदुओं से हम मानव नेत्र की क्रियाविधि को समझ सकते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। पहला बिंदु कौन सा ध्यान रखना है? तो सबसे पहले प्रकाश का संप्रेषण एवं प्रतिबिंब का बनना। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? प्रकाश का संप्रेषण होगा एवं प्रतिबिंब का बनना। सेकेंड स्टेप तंत्रिका आवेग का बनना एवं उसका संप्रेषण होना। फिर उसके बाद में समायोजन या समजन या फोक्सन की क्रियाविधि होती है। तो ये इस प्रकार से 3 स्टेप में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वो किसके बारे में? प्रकाश का संप्रेषण एवं प्रतिबिंब का बनना। तो इस प्रकार से ध्यान दीजिए, जब किसी वस्तु से जो परावर्तित प्रकाश है, जैसे कोई वस्तु है और उस वस्तु पर ये वस्तु है और उस वस्तु पर प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आ रहा है तो यहाँ से प्रकाश प्रतिबिंबित होगा और यहाँ से प्रकाश जो प्रतिबिंबित होता है, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ये प्रकाश किरणें यहाँ से निकलेगी और यहाँ से निकलने के बाद में यह जो हमारा आँख का ये भाग है, ये कौन सा भाग है? कॉर्निया है। और उस कॉर्निया भाग होता है, उस कॉर्निया भाग के बाहर की ओर का आवरण होता है जिसे हम कंजक्टिवा कहते हैं, उस पर टकराएगा। कंजक्टिवा पर टकराने के बाद में यह द्रव भरा हुआ रहता है, उस द्रव को हम क्या कहते हैं? नेत्रोद द्रव कहते हैं। उस नेत्रोद द्रव में प्रवेश कर लेगा। ध्यान दीजिए, किस में प्रवेश कर लेगा? नेत्रोद द्रव में। नेत्रोद द्रव में प्रवेश करने पर जो प्रकाश किरणें हैं वे अपवर्तन के कारण अंदर की ओर मुड़ जाती हैं। तो अपवर्तन के कारण से अंदर की ओर क्या हो जाएगी? मुड़ जाती हैं। अंदर की ओर मुड़ने के बाद में यह जो प्यूपिल या परितारिका होती हैं, उस प्यूपिल या परितारिका से होते हुए, प्यूपिल या परितारिका होती हैं, यहाँ से हम प्यूपिल, यहाँ से तारा कहेंगे। तो इस प्रकार से तारा से होते हुए यह लेंस के अंदर प्रवेश करती है। ये भाग है, ये कौन सा? लेंस है। और लेंस में प्रवेश करेगी। लेंस में प्रवेश करने के बाद में यहाँ से ये प्रकाश किरणें हैं वह लेंस से निकलने के बाद में आगे की ओर बढ़ेगी और आगे की ओर बढ़ने के बाद में यह प्रकाश किरणें होगी। यह प्रकाश किरणें रेटिना पर जा करके टकराती हैं काचाभ द्रव्य से होकर। यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और वह कैसा बनेगा? तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा बनता है, वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो यह इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। वह किसके बारे में ध्यान रखना है? तो प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है। तो पूरा स्टेप आपको क्या ध्यान रखना है कि वस्तु से परावर्तित प्रकाश होता है, वह परावर्तित प्रकाश कॉर्निया की कंजक्टिवा से टकराता है। कॉर्निया से होते हुए यह नेत्रोद में प्रवेश कर जाता है। नेत्रोद में प्रकाश किरणें होगी, वह अपवर्तन के कारण झुक जाती हैं। अपवर्तन के कारण से क्या हो जाएगी? झुक जाएगी। उसके पश्चात में प्रकाश किरणें लेंस से होते हुए नेत्र के अंदर प्रवेश करती हैं तथा काचाभ द्रव्य से होते हुए यह रेटिना पर जाकर टकराती है। तो लेंस से होते हुए काचाभ द्रव्य और काचाभ द्रव्य से रेटिना पर जाकर के टकराती हैं और रेटिना पर वस्तु का वास्तविक छोटा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो यह पहला स्टेप हमें ध्यान रखना है, यानी वस्तु से परावर्तित प्रकाश, वस्तु से परावर्तित प्रकाश, वस्तु से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया के कंजक्टिवा, कॉर्निया के कौन सा भाग? कंजक्टिवा। कंजक्टिवा, कंजक्टिवा से किस में प्रवेश कर जाएगा? नेत्रोद में। और नेत्रोद में प्रवेश करने पर अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगा? झुक जाता है। अपवर्तन के कारण क्या हो जाएगा? झुक जाता है। ठीक है।
अपवर्तन के कारण से झुक जाता है। यह हमें ध्यान रखना है, प्रकाश किरणें अंदर की ओर झुक जाती हैं। इसके पश्चात में ये किसमें प्रवेश करेगा? लेंस में। लेंस से आपको ध्यान रखना है काचाभ द्रव्य, लेंस से होते हुए काचाभ द्रव्य में प्रवेश करेंगे और काचाभ द्रव्य से होते हुए ये किस तक पहुंच जाएंगे? रेटिना पर पहुंच जाते हैं और रेटिना पर उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो ये पहला स्टेप हमें ध्यान रखना है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि जैसे ही प्रकाश किरणें हैं या प्रकाश ऊर्जा है वो रेटिना पर टकराती हैं तो रेटिना पर उपस्थित इनकी संवेदी कोशिकाएं, शलाका और शंकु कोशिकाएं होती हैं, उन शंकु और शलाका कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन होंगे। हम आगे पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन। हमने देखे थे रोडोप्सिन आयोडोप्सिन नामक वर्णक होते हैं, वे टूटते हैं तो इस प्रकार से रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक परिवर्तन होने के फलस्वरूप एक आवेग बनता है जिसे हम तंत्रिका आवेग कहेंगे। यह तंत्रिका आवेग दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क को जाता है जहां पर पूर्व स्मृति के आधार पर उस इमेज की पहचान की जाती है एवं जंतु को वास्तविक दृष्टि का ज्ञान हो जाता है। तो यह इस प्रकार से हमें अगला स्टेप ध्यान रखना है। तो क्या ध्यान रखना है? प्रकाश ऊर्जा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं। रेटिना की संवेदी कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं, रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती हैं जिससे तंत्रिका आवेग बनता है, जिससे तंत्रिका आवेग का निर्माण होता है, जिससे तंत्रिका आवेग बनता है। तो जिससे तंत्रिका आवेग बनता है जो दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क को जाता है, जो दृक तंत्रिका से होते हुए किस में जाएगा? तो आपको जानना, दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क को जाता है, दृक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क को जाता है, दृक तंत्रिका से होते हुए किसको जाएगा? मस्तिष्क को जाता है। क्लियर हो गया? और मस्तिष्क में पूर्व स्मृति के आधार पर इमेज की पहचान की जाती है, पूर्व स्मृति के आधार पर इमेज की पहचान की जाती है तथा पहचान करने के बाद जंतु को वास्तविक दृष्टि का ज्ञान होता है। मानव को या जंतु को वास्तविक दृष्टि का ज्ञान होता है। वहाँ पर हमें प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, रेटिना पर उल्टा होता है, हम तो वास्तविक दृष्टि का ज्ञान होता है। तो यह इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में? सेकेंड स्टेप के बारे में कि तंत्रिका आवेग का बनना एवं उसका संप्रेषण। प्रकाश ऊर्जा रेटिना की संवेदी कोशिकाएं, ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको संवेदी कोशिकाएं लिखना है, ठीक है? संवेदी कोशिकाएं कौन कौन सी? शलाका एवं शंकु कोशिकाएं। यहाँ पर रेटिना में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं? एक तो आपने पढ़ा था शलाका कोशिकाएं उपस्थित होती हैं और दूसरी कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती हैं? शंकु कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन शलाका और शंकु कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन होंगे, ठीक है? और रासायनिक परिवर्तन होने से किसका निर्माण होगा? तंत्रिका आवेग का निर्माण होगा। क्लियर हो गया? किसका निर्माण होगा? तंत्रिका आवेग का। ये तंत्रिका आवेग दृक तंत्रिका से होते हुए किस में जाएगा? मस्तिष्क में, और मस्तिष्क में हमें वास्तविक दृष्टि का ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार से यह हमें ध्यान रखना है, सेकंड स्टेप तंत्रिका आवेग का बनना एवं उनका संप्रेषण। अब ध्यान दीजिए, हम दूर और नज़दीकी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोकसन या समायोजन कहा जाता है, दृष्टि समायोजन कहा जाता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? रेटिना पर। दूर की वस्तु का भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनेगा तभी तभी हम वास्तविक रूप से उस वस्तु को देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्या ध्यान रखना है कि रेटिना पर आपको क्या ध्यान रखना है कि रेटिना पर प्रकाश किरणों को फोकस करने की क्रियाविधि को रेटिना पर प्रकाश किरणों को फोकस करने की क्रियाविधि को फोकसन या समायोजन कहा जाता है।
फोक्सन कहेंगे या इसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, उसे हम समायोजन कहते हैं। क्लियर हो गया। क्या ध्यान रखना है कि रेटिना पर प्रकाश किरणों को फोकस करने की क्रियाविधि होती है, उसे हम क्या कहते हैं, समजन या फोक्सन कहा जाता है। यह क्रिया किसके कारण से होती है, तो आपको लेंस के लचीलेपन के कारण होती है। लेंस का लचीलापन के कारण, आप ध्यान दीजिए, लेंस के लचीलापन के कारण यह क्रियाविधि संभव होती है। लेंस लचीला होने के कारण से, मनुष्य का लेंस होता है वो लचीला होता है, और या पक्षी और जो स्तनधारी होते हैं उनके अंदर लेंस होता है वो लचीला होता है, और लेंस लचीला होने के कारण से इनमें जो है वो फोकस दूरी में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, और फोकस दूरी में परिवर्तन होने के कारण से हम दूर और नज़दीकी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं, जिसके कारण से फोकस दूरी परिवर्तित होने के कारण से व्यक्ति है वह दूर की और नज़दीकी वस्तु को आसानी से देख सकता है। तो लेंस की वक्रता में परिवर्तन हो जाएगा, लेंस लचीला होने के कारण से, और वक्रता में परिवर्तन होने से फोकस दूरी परिवर्तित हो जाएगी, और जिससे वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो क्या ध्यान रखना आपको, रेटिना पर प्रकाश किरणों को फोकस करने की क्रियाविधि को फोक्सन या समायोजन कहते हैं। यह क्रियाविधि लेंस के लचीलापन के कारण से संभव होती है। लेंस लचीला होने के कारण से फोकस, इसकी वक्रता में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके कारण से इसकी फोकस दूरी में परिवर्तन होता है, और फोकस दूरी में परिवर्तन होने के कारण से हम दूर और नज़दीकी वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। पहले हम समझते हैं दूरदृष्टि के लिए क्या करते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, दूरदृष्टि की स्थिति में ध्यान दीजिए, दूरदृष्टि होती है उसमें आपको ध्यान रखना है सिलियरी काय की पेशियाँ शिथिल अवस्था में होती हैं। पेशियाँ किस अवस्था में होती हैं, इसकी मुख्य रूप से पेशियाँ होती हैं वर्तुल पेशियाँ होती हैं। वर्तुल पेशियाँ किस प्रकार की अवस्था में होती हैं, शिथिल अवस्था में होती हैं। अब ये पेशियाँ हैं वो किस अवस्था में, शिथिल अवस्था में। ये सिलियरी काय की पेशियाँ हैं, और सिलियरी काय की पेशियाँ हैं वह किस प्रकार की है, शिथिल अवस्था में है। तथा आपको ध्यान रखना है निलंबक तंतु होते हैं वह निलंबन स्नायु या निलंबन तंतु होते हैं। ये निलंबन स्नायु तनी हुई अवस्था में रहते हैं, खींचे हुए रहते हैं। स्थिति में निलंबन स्नायु होंगे वो खींचे हुए रहेंगे, जिसके कारण से लेंस है वह लेंस क्या होगा, तो आपको ध्यान रखना लेंस पतला होता है, जिसके कारण से लेंस क्या होगा, खींचे हुए रहेगा। और लेंस खींचे हुए रहेगा तो लेंस कैसा होगा, पतला होगा। और पतले लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, अधिक होती है। फोकस दूरी क्या होगी, अधिक होगी। फोकस दूरी अधिक होने के कारण से वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर आसानी से बन जाता है, और दूर की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होता है, तो इस प्रकार की प्रकाश किरणें आई। प्रकाश किरणें आने के बाद में आपको ध्यान रखना है कि प्रकाश किरणें होगी, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो है सिलियरी काय की वर्तुल पेशियाँ होती है वो शिथिल अवस्था में होती हैं, निलंबक स्नायु होते हैं वो खींचे हुए रहते हैं, जिसके कारण से लेंस होता है वो लेंस पतला होता है। और लेंस पतला होने के कारण से इनकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, और अधिक फोकस दूरी होने के कारण से दूर की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। दूसरी स्थिति आपको यहाँ ध्यान रखनी है निकट दृष्टि के लिए। निकट दृष्टि में क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर सिलियरी काय की वर्तुल पेशियों में संकुचन होता है। सिलियरी काय की वर्तुल पेशियों में क्या होगा, वर्तुल पेशियों में संकुचन होता है। ध्यान दीजिए वर्तुल पेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है। यहाँ की जो सिलियरी काय की वर्तुल पेशियाँ उनमें संकुचन होगा, और संकुचन होने से निलंबक स्नायु होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, क्योंकि चौड़ी हो जाएगी संकुचन होने से, जिससे निलंबन स्नायु होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। निलंबन स्नायु ढीले हो जाते हैं तथा निलंबक स्नायु क्या हो जाएंगे, ढीले हो जाएंगे। लेंस लचीला होने के कारण ढीले होंगे, तो लेंस लचीला होने के कारण ढेंगा हो जाता है। होने के कारण कैसा हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ढेंगा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा एवं चौड़ा हो जाएगा, ठीक है। और जब छोटा हो जाता है तो छोटा होने की परिस्थिति में आपको क्या ध्यान रखना है कि इसका जो लेंस है उसकी लेंस की वक्रता दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से लेंस छोटा हो जाएगा, और जैसे फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो आपको ध्यान रखना है
फोकस दूरी घट जाएगी और फोकस दूरी घटने के कारण से निकट की वस्तु आसानी से देख सकते हैं। निकट की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप, उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, निकट दृष्टि के लिए सीलियरी काय की वर्तुल पेशियों में संकुचन होता है और सीलियरी काय की वर्तुल पेशियों में संकुचन होने के कारण से निलंबक स्नायु होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और लेंस होता है उसकी वक्रता में परिवर्तन हो जाता है। लेंस होता है वह छोटा और चौड़ा हो जाता है जिसके कारण से उनकी फोकस दूरी घट जाती है और फोकस दूरी घटने के कारण से निकट की वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। तो निकट की वस्तु को आसानी से देखने के लिए क्या ध्यान रखना आपको, सीलियरी काय की वर्तुल पेशियों में संकुचन और निलंबक स्नायु ढीले हो जाते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से हम दूर और नजदीकी वस्तुओं को समायोजन के द्वारा देख सकते हैं। तो यह क्रियाविधियों को हम समायोजन या समजन या फोकसिंग कहा जाता है। फिर एक और वर्ड आपके सामने आता है, वो आपको कहते हैं द्विनेत्र दृष्टि। द्विनेत्री दृष्टि कहा जाता है या त्रिविम दृष्टि कहा जाता है। तो आप ध्यान दीजिए कि स्तनधारियों के अंदर नेत्र होते हैं, वो नेत्र आगे की ओर उपस्थित होते हैं और जिसके कारण से दोनों नेत्रों की जो दृष्टि है वो एक दूसरे पर अति व्यापित होती हैं और इस प्रकार की अतिव्यापन की क्रियाविधि के कारण से हम वस्तु की गहराई को पहचान सकते हैं और इस दृष्टि को हम क्या कहते हैं, द्विनेत्र दृष्टि कहा जाता है। तो यह भी आपको एक वर्ड ध्यान रखना है, द्विनेत्र दृष्टि किसे कहा जाता है। एक बार वापस से क्विक रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है नेत्रों की क्रियाविधि। तो उसमें आपको ध्यान रखना है मानव नेत्रों की क्रियाविधि को निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। पहला, प्रकाश का संप्रेषण एवं प्रतिबिंब का बनना। तो आप ध्यान देंगे वस्तु से परावर्तित प्रकाश कॉर्निया की कंजक्टिवा से टकराता है तथा वहां से नेत्रों से होते हुए यह लेंस तक पहुंचता है। जिस लेंस तक पहुंचने से पहले अपवर्तन के कारण से प्रकाश अंदर की ओर झुक जाता है। लेंस से होते हुए प्रकाश किरणें काचाप द्रव्य और काचाप द्रव्य से रेटिना पर पहुंचती हैं और रेटिना पर पहुंचने के पश्चात में वहां पर उल्टा वास्तविक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्लियर। उसके बाद में अगला हमें ध्यान रखना तंत्रिका आवेग का बनना एवं उसका संप्रेषण। प्रकाश ऊर्जा रेटिना पर टकराने के फलस्वरूप रेटिना की संवेदी कोशिकाओं में रासायनिक परिवर्तन उत्पन्न करती है और रेटिना की संवेदी कोशिकाओं में परिवर्तन होने के फलस्वरूप जो रासायनिक परिवर्तन होंगे उससे एक आवेग बनेगा जिसे हम तंत्रिका आवेग कहते हैं। यह तंत्रिका आवेग होगा वह आपको ध्यान रखना है, मैंने पढ़ाई थी जब आंतरिक संरचना, तो तंत्रिका आवेग होंगे वह शलाकार शंकु कोशिकाओं से और शलाकार शंकु कोशिकाओं से जो द्विध्रुवीय न्यूरॉन्स होते हैं उस तक पहुंचते हैं और द्विध्रुवीय न्यूरॉन से दरक तंत्रिका तक पहुंचते हैं और दरक तंत्रिका से होते हुए मस्तिष्क में जाएंगे और मस्तिष्क में पूर्व स्मृति के आधार पर उस इमेज की उस जो वस्तु है उसकी पहचान की जाती है और जंतु को वास्तविक दृष्टि का ज्ञान होता है। यहाँ पर सीधा प्रतिबिंब हमें ज्ञान होता है। फिर उसके बाद में अगला हमें समझन या फोकसन। तो आपको ध्यान रखना है रेटिना पर प्रकाश किरणों को भेजने की क्रियाविधि होती है, फोकस करने की क्रियाविधियों से फोकसन या समायोजन कहते हैं। यह क्रियाविधि लेंस के लचीलेपन के कारण से होती है। लेंस लचीला होने के कारण से इसकी वक्रता एवं फोकस दूरी में परिवर्तन करना संभव होता है जिसके कारण से दूर और नजदीकी वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। दूर दृष्टि के लिए आपको ध्यान रखना है सीलियरी काय की वर्तुल पेशियां शिथिल अवस्था में होती है, निलंबक स्नायु खिंचे हुए रहते हैं जिससे लेंस पतला होता है, फोकस दूरी अधिक होती है जिसके कारण से हम दूर की वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। निकट दृष्टि के लिए सीलियरी काय की वर्तुल पेशियों में संकोचन होता है जिससे ये वर्तुल पेशियां चौड़ी हो जाती हैं और वर्तुल पेशियां चौड़ी होने से निलंबक स्नायु होते हैं वो ढीले हो जाते हैं और लेंस में वक्रता में परिवर्तन हो जाता है और लेंस होता है वो ढेंगा हो जाता है, छोटा और चौड़ा हो जाते हैं जिसके कारण से फोकस दूरी होती है वह घट जाती है और फोकस दूरी घटने के कारण से निकट की वस्तुओं को हम आसानी से देख सकते हैं। तो यह इस प्रकार से नेत्र की क्रियाविधि के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। नेक्स्ट अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि इसमें जो रासायनिक परिवर्तन होता है वह रासायनिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है, रासायनिक परिवर्तन की क्रियाविधि है वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।